अंशुल, बलिया से हैं आप, और बलिया प्रॉपर बलिया से हैं या आसपास के एरिया से हैं कहीं बलिया से? प्रॉपर सिटी। आप अभी इक्विटी इंट्राडे, सॉरी इंट्राडे नहीं, आप स्विंग करते हैं, बट आप ऑप्शंस में आप हाथ जला चुके हैं। फ्यूचर्स पे भी चला चुके हैं। अच्छा, और कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग 2018 से कर रहा है। 5 साल, सवा 5 पाँच सवा साल 5 साल हो गए होंगे ना। जब शुरू किया था सबसे पहले, तो पहले मार्केट में आए कैसे? लोगों को देख के, क्योंकि तब तो कोविड नहीं था मेरे हिसाब से, तब तो लोगों को देख के ऐसे यूट्यूब वगैरह तो नहीं देखा होगा, तो क्या तरीका क्या था अंदर आने का मार्केट में, और क्या सोच के आए थे? सोचने का तो वही है जो सबके साथ होता है, मार्केट में जाना है, जल्दी से पैसा कमाना है। सबके साथ नहीं, सबके साथ जैसा होता है सोच के ज़्यादातर। और वो करके आए थे कि मेरे मामा जी का सब ब्रोकिंग था शुरू से ही, तो वहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत जानकारी था मेरे को कि क्या होता क्या है, मार्केट क्या होता है। तो वहाँ से मैंने हल्का फुल्का एक्सपोजर लिया था, और उसके बाद फैमिली में फादर थोड़ा बहुत करते रहे, तो वहाँ से हमने देख के शुरू किया। 2018 में, जुलाई 2018 में हमने पहला डीमैट अकाउंट अपना खुलवाया। नहीं, बट सोचा क्या था? चलो मामा जी हैं, सब ब्रोकर हैं, तो उन्होंने कहा या उनको देखा देखी लगा कि यार मैं भी करके देखता हूँ? नहीं, देखा देखी लगा कि चलो मैं भी करके देखता हूँ, सीखता हूँ होता क्या है, कैसे करते हैं, पैसा कमाना है, देखते हैं। शुरू किया, तो शुरू करते करते इंट्राडे हमने शुरू किया, बट उसमें काम गिरा ओके, नहीं। क्या 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 वैसे क्या करते क्या थे उस टाइम पे? बिजनेस करता हूँ मैं, बिजनेस है मेरा। अच्छा, बिजनेस करते हो? किस चीज़ का बिजनेस है? बिजनेस मेरा क्लोथिंग स्टोर है। क्लोथिंग स्टोर है। तो पैसे थे 2018 में, पैसे थे, तो बिजनेस से पैसा आ गया और सोचा कि मैं इंट्राडे शुरू करता हूँ। फिर इंट्राडे में लॉस खाया काफ़ी। 1 साल उसको दिया कि 1 साल में मैं सीख लूँगा, नहीं तो छोड़ो इसको। 1 साल में दिया, 1 साल में वो नहीं हो पाया। 2019 में मैंने इसको छोड़ दिया, इंट्राडे को छोड़ के 4-6 महीने का रेस्ट लिया। 1 साल देना कम नहीं होता यार। तो कैसे सीखा? मतलब सीख रहे थे या सिर्फ पीछे पीछे भाग रहे थे? यूट्यूब के वीडियो थे उस समय। यूट्यूब के वीडियो RSI को समझाता था, कोई मैकडी समझाता था, कोई स्टोकेस्टिक समझाता था, कैसे कोई कुछ सब इंडिकेटर्स लगा के कोई काम नहीं बना। अपने को लगा कि ये तो अपने बस का नहीं है। 1 साल के बाद हमने उसे छोड़ दिया। उसके बाद हमने 4-6 महीने का रेस्ट लिया। उस दौरान हमने कोई ट्रेडिंग नहीं की। उसके बाद 2020 में कोविड आया। कोविड से पहले मैं मार्केट में नहीं था, मतलब वो जो 4-6 महीने का रेस्ट था उस दौरान ही कोविड आया और गया। ठीक, उसके बाद कोविड में बिजनेस पे हैम्पर हुआ। कहा कि चलो फिर इसमें आते हैं, देखते हैं। अप्रैल के बाद तो स्टॉक मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद मैं फिर कहा कि अब इंट्राडे तो नहीं करूँगा, ये तो बेकार है, इसमें तो मैंने हाथ जला चुका हूँ। उसके बाद मैं घुस गया ऑप्शंस में, जो कि मेरी गलती थी। ऑप्शंस में घुसा, ऑप्शंस में फिर लॉस खाया, जबकि मार्केट चल रहा था और मैं फुट पे फुट बाय किए जा रहा था कि कोविड है और नीचे जाएगा, क्योंकि सब तो लॉकडाउन था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही कोई कुछ इंडिकेटर हमने 2-3 महीने में काफ़ी लॉस कर दिया। ये सिर्फ तुक्केबाजी चल रही थी या कुछ समझा कि क्या कर रहा हूँ, या बस मार्केट जा रही है नीचे पुट करते रहो? मतलब ऐसा नहीं था कि कंप्लीटली तुक्केबाजी थी, बट हाँ, काम नहीं कर रहा था मेरे को, मतलब रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा था, और मतलब सही से जा नहीं रहा था ऊपर। मतलब कि जो अकाउंट का ग्राफ है वो जा नहीं रहा था ऊपर। किसी दिन 5,000 आता था तो चला जाता था 7,000, फिर आता था 8,000, तो फिर चला जाता था पता चला 10,000, ऐसा चलता रहा। तो हमने 2-3 महीना उसको दिया, लगभग जुलाई अगस्त तक, 2020 तक। कितना कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था उस समय 1 लाख के आसपास किया था। वाह! ये जब इंट्राडे कर रहे थे तब 1,000 रुपये से शुरू किया था। फ्यूचर तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शंस तो हो सकता है थोड़े कम अमाउंट में। कि OTM मिलता है, उतना तो था कि डीप OTM मिलता है। चलो 1,000 नहीं, चलो 5 लगा लो, 5 नहीं 10 लगा लो, लाख रुपए। हाँ, लाख रुपये लगाया था, क्योंकि बिजनेस संपर था, तो बाइक था कि थोड़ा जल्दी से काम हो। थोड़ी डेस्परेशन थी, मतलब कि मेरे को निकालना है पैसा इसमें से, बिजनेस भी लॉस हो रहा है। काम बना नहीं अपना। फिर मेरे लगभग 20-30,000, 30,000, 40,000 चले गए 1 लाख में 3-4 में। तो हमने कहा कि यार ये तो ऐसे करते रहेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। हमने उसको भी छोड़ दिया। गुड, सही टाइम पे छोड़ दिया। हाँ, मेरे को समझ में आ गया था कि ये अपने मान का अभी नहीं है, लग रहा है, तो दूसरा देखते हैं क्या करना है। फिर हमने स्विंग की ओर चला, फिर उसको सीखने की कोशिश की, और फिर उसको धीरे धीरे करता गया। फिर मैंने पहले सर्च किया वो नेटवर्क पे कि पोल सबसे कायदे का है, ऐसे फ्रॉड वाले नहीं, जो कायदे के है, जो सही है, ओरिजिनल है, इनका वेरीफाइड है, कुछ ना कुछ है, ऐसे इधर उधर के नहीं। एक आध कोर्सेज भी लिया हमने बीच में। ओके।
ओके, वीडियो वाले कोर्सेज या लाइव क्लासेस वाले कोर्सेज? वीडियो वाले कोर्सेज तो वन वे ट्रैफिक होते हैं। वो वीडियो वाले थे और उसके बाद मतलब उनका सपोर्ट था, ग्रुप था ऐसा। तो ठीक है, तो बेसिक्स के लिए वो ठीक था, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी था। हाँ, नहीं, ऑफ कोर्स कोर्सेज अच्छे हैं, पढ़ाना अच्छा है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बेसिक्स के लिए ठीक था, लेकिन वही है, कभी आता था कभी जाता था, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लॉस। फिर मेरा हुआ क्या कि लॉसेस मिनिमाइज होने लगे जब मैं इक्विटी स्विंग में आया, बट अभी भी पैसा बन नहीं रहा था। मतलब लॉसेस तो कम हो गए बट प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है, मतलब एट पार पे रह रहा था या हल्का फुल्का 2-4% आया, जैसे 6 महीने में 2-4% निकल गया। तो वो मतलब ये काम हमने किया उस टाइम तक कि लॉसेस को मिनिमाइज कर रखा है। उसके बाद जब ऑफसेट चला तो इक्विटी पे आया, तो प्राइस एक्शन हमने सीखा सबसे पहले। जो इंडिकेटर्स वाले जो काम चल रहा था अभी तक लगभग 2020 तक, 2018 से 2020 तक, तो हमने 2 साल में फिर समझ गया कि इंडिकेटर से काम बनने का नहीं है, प्राइस एक्शन हमको सीखना पड़ेगा, प्राइस एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने सर्च किया, कुछ कोर्सेज हमने लिया, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो कोर्सेज से थोड़ा बहुत हमको बेसिक्स आ गया। बेसिक्स के बाद जो है मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो वेबसाइट है, जो कहीं के भी हो, इंडिया के हो या कहीं के भी, विदेश के कहीं के भी हो, जो कायदे से सिखाते हो या कायदे से करते हो। तो हमने मार्क मिलरविनी को सर्च किया, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग चैंपियनशिप जीत चुका है कई बार। फिर हमने उनकी किताबें मंगवाई, उनकी किताबों को रीड किया, इन डेप्थ स्टडी की, कुछ लेक्चर सुने यूट्यूब पे। उसके बाद मैंने कहा कि ये ठीक है और इससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर मैंने उस कॉन्सेप्ट को जो है आगे करने की कोशिश की इंडियन मार्केट में। और ये पहली बार खुद सीखने की भी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यूट्यूब वीडियो के आगे आ गए। पहले तो यूट्यूब वीडियो देख के ही इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग किया था, करेक्ट? उस टाइम तो किताबें पढ़ी नहीं थी या किसी को फॉलो नहीं किया था ऐसे। तो इस बार जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो कितना टाइम दे रहे थे, कितना सीरियस थे, कैसे बिज़नेस से कैसे टाइम करो? बिज़नेस तो चलो अभी नहीं कर रहे थे क्योंकि कोविड था, तो सारा टाइम सिर्फ किताबें पढ़ते रहते थे या कुछ वगैरह प्रैक्टिकली भी देखते थे करके? किताबें और चार्ट समझ में आ जाती थी, क्योंकि इंग्लिश राइटर्स होते हैं और बाहर के होते हैं। नॉर्मल अपने को टेक्निकल भाषा इतनी समझ में आनी कैसे, मतलब नॉर्मल अगर कोई ट्रेडर सुन रहा है जैसे इसको, तो उसके लिए आसान है ये चीज़? पहले आपको बेसिक सीखना हो। पहले तो जैसे मैं कोर्स से वो बेसिक सीखा, जो कोर्स हमने इंडियन की ली थी, उससे हमने बेसिक सीखा। बेसिक सब समझ में आ गया तो उसके बाद एडवांस पे गया। मार्क मिलरविनी की बुक्स थोड़ी एडवांस है, आप एकदम न्यूबी जो है वो उसको नहीं समझ पाएंगे। पहले आपको बेसिक सीखना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, एंड एवरीथिंग बेसिक। उसके बाद आप उस बुक को पढ़ेगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे किसी को ABCD नहीं मालूम तो वो वर्ड क्या बनाएगा, वर्ड नहीं मालूम, वर्ड बनाना नहीं आता, सेंटेंस क्या बनाएगा। इन द सेम वे स्टेप बाय स्टेप। तो अपना एक फंडामेंटल बना लिया, अपना नींव रख ली अपनी, फिर जाके उस माइक मिलरविनी की आपने किताब पढ़नी शुरू कर दी। किताब कितने टाइम में ख़त्म की, या हाउ डिड इट गो? क्या जर्नी थी सीखने की? मैंने उस किताब को बहुत बार पढ़ी, करीब 10 बार पढ़ी होगी। उसमें अंडरलाइन किया, जो मेन पॉइंट्स हमको ज़्यादा लगे सुटेबल, उनको अंडरलाइन किया और उनको बार बार रिविजिट किया। इज़ नॉट डैट कि एक बार हमने पढ़ लिया और काम खत्म। वो किताबें ऐसी हैं कि वो बार बार पढ़ने से फोकस में आएंगे। एक बार में तो वो कहानी की तरह लगेगा और उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो तो पहली बार में तो माइंड के ऊपर से निकल जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा। उसके बाद किताब एक साइड बगल में रख के और एक साइड लैपटॉप पे चार्ट देखना स्टार्ट किया, इंडियन मार्केट में वो काम कैसे कर रहा है, उसको दोनों को मिलाने की कोशिश की। क्योंकि अपने वो काम इंडियन मार्केट में कर रहा है, तो हमने दोनों को मिलाने की कोशिश की। उसको फिर मैं धीरे धीरे मिलाता गया। और फिर मिलाने के बाद इट्स नॉट दैट कि केवल मार्क मिलरविनी की बुक्स पे ही रुक गया। उसके बाद हमने विलियम ओ'नील की बुक मंगवाई, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स। और फिर उसको कंप्लीट किया और उसके बाद एक स्टैन विंस्टन की बुक मंगवाई। ओ माय गॉड। मतलब ये पता लग गया कि बुक्स में ही काफ़ी कुछ सीखने को है, क्योंकि वो लोग कर चुके हैं, वो लोग कर चुके हैं, वो लोग दिखा चुके हैं दुनिया। नहीं, समझ गया मैं अंशुल, बट डोंट यू थिंक कि ठीक है बुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट एंड डेफिनेटली सबसे पहले बुक्स ही पढ़नी चाहिए, बट उसको प्रैक्टिकली कैसे आजमा रहे थे? प्रैक्टिकली जैसे स्टैन
उनके बुक्स में लिखा है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 टेक्निकल्स में 4 स्टेजेस होते हैं। हमको जो है कोई भी स्टॉक बाई करना है स्टेज 2 में करना है, स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 4 में नहीं करना है। और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, ठीक है। ओके। तो वो केवल मूविंग एवरेजेस है, 200 डे मूविंग एवरेज एंड 150 डे मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। उनके कुछ क्राइटेरिया है जो तो बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तभी वो स्टेज 2 में जाता है। तो हमको ये पता चल गया कि स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 4 में तो जाया ही नहीं है। तो हमारे 50% स्टॉक्स तो पहले ही फिल्टर आउट होगा कि इनको लेना ही नहीं है, काम खत्म इनका, ठीक है। उसके बाद जो स्टेज 2 में है, उसके बाद भी उनमें VCP वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न होना चाहिए। ओके, थोड़ा समझाओ। तो वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में वो है कि कोई भी स्टॉक जो है, जैसे स्टेज 2 में है, कोई जा रहा है, जैसे 100 रुपये कोई स्टॉक है, वो ऐसा नहीं 100 से उसको जाना है अगर 300 तो एक लाइन में जाएगा। वो पहले 100 से 125 जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे 5 हफ्ते, 10 हफ्ते, 20 हफ्ते शांत हो जाएगा। तो मतलब उसकी वॉलेटिलिटी जो है फट जाएगी। उसके बाद वो फिर ब्रेकआउट देगा, वहाँ के बाद वहाँ रुकने के बाद उसका ब्रेकआउट देगा, तो हो सकता है वो 170 पे जाए, 180 पे जाए, उसका फिर वो वहाँ पे रुकेगा। ऐसा नहीं कि वो 125 के बाद ब्रेकआउट दिया तो वो सीधे 300 पे पहुँच जाएगा। तो हमको क्या करना है कि हमको जब वो कॉन्ट्रैक्शन में है तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है वही पे खरीदना है। इट्स नॉट डेट कि वो 125 से वो 160 पे चला गया 3 दिन में 10% भाग के, तो हम 160 पे ले लिए, तब हमारी रिस्क रिवॉर्ड जो है खराब हो जाएगी, लेट हो गया। और सेकेंडली उसमें है कि फंडामेंटल्स पे भी ध्यान देना है। जो स्टेज 2 में है वो तो ठीक है, बट ऐसा नहीं कि सारे को ले लेना है। ऐसा नहीं कि स्टेज 2 में है तो सब जो कचड़े वाले फंडामेंटल्स है, पेनी स्टॉक्स है, उनको ले लेना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बुल मार्केट में सब भागते हैं, ज़्यादातर भागते हैं। हाँ, हम 300 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो नहीं रख सकते हैं, कोई नहीं रख सकता है, भागने को सब भागते हैं। तो हमको चुनना है वही 10-15 ही स्टॉक जिनके फंडामेंटल्स भी सही हो और टेक्निकल्स भी सही हो। बट जैसे कई हैवी स्टॉक्स होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, लेकिन ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होती है। तो फिर लार्ज कैप में तो मिलना ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा ये। लार्ज कैप में मैं नहीं करता हूँ, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप। ओके। लार्ज कैप में चूँकि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा होता है तो फ्री फ्लोट जो है बहुत ज़्यादा होता है। फ्री फ्लोट बहुत ज़्यादा है तो उनको ऊपर उठाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगाते हैं। जो बहुत बड़ा है, जैसे जो 5 लाख करोड़ की कंपनी है उसको 10 लाख करोड़ की कंपनी बने बहुत टाइम लगेगा, वो बन नहीं पाएगा। यस। जो 500 करोड़ कंपनी हो 1000 करोड़ कंपनी बनने में आसानी से बन जाएगा। आई एम ए मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, नॉट अ लार्ज कैप ट्रेडर। लार्ज कैप ट्रेडर कोई होता है वैसे? आई डोंट क्योंकि सिंस मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होएंगी लार्ज कैप्स में जनरली स्पीकिंग, अनलेस कुछ एकदम से इंडस्ट्री वाइड न्यूज़ आ जाती है, तो ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप। बट आपका जो पोर्टफोलियो बनता है तो कितना परसेंटेज स्मॉल कैप का होता है और कितना मिड कैप का? 70 to 80% स्मॉल कैप। वाह, मुझे बहुत रिस्की नहीं है? कोई रिस्की नहीं है। जब वो स्टॉप लॉस इज प्लेस है, माई स्टॉप लॉस इज मैक्सिमम 8 to 9%। 8 to 9% बहुत ज़्यादा होता है वैसे, इतना कम भी नहीं है। बट माई टेक प्रॉफिट इज 25 to 30% ऑन एन एवरेज। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो आप? मिनिमम। और उसके बाद भी वहाँ पे भी मैं बैठा रहता हूँ, मतलब हाफ बुक किया और हाफ लेके रखा हुआ है। कोई जो है 100% दे देता है, 50% 100। 1:3 के बाद आप एग्जिट कर देते हो हाफ अपना और हाफ चलता रहता है मोमेंटम के साथ, हैं? पोजीशन साइजिंग वैसा होता है, 8% हुआ अगर 10%, अगर आपका कैपिटल जो है 1 लाख का है, आप 10,000 का ले रहे हैं और 10,000 में आपका 8% आप रख रहे हैं, 800 रुपये ही हुआ 1 लाख में, 0.8% का ही रिस्क हुआ आपका पोर्टफोलियो लेवल। आपके पोर्टफोलियो में 8-10 स्टॉक रहते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम? हाँ, 8-10 से लेके 18-20 तक। ओके, कैसे यार ट्रैक करती है 18-20 स्टॉक्स को एकदम? जब मैं पोजीशन लेना शुरू करता हूँ तभी अच्छे हैं उन्हीं को लेता हूँ। नहीं, कंफ्यूज नहीं होते हो मतलब कि इतना कुछ चल रहा है पोर्टफोलियो में, कोई एक आधा मिस हो गया कुछ, हालांकि स्टॉप लॉस लगा रखा है, लेकिन फिर भी सारों को ट्रैक करना, इज इट ईजी? स्टॉक मार्केट से पैसे बनाना ही ईजी नहीं है। ईजी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ हो जाता है। अच्छा, जब शुरू किया था तब भी यही साइज़ होता था पोर्टफोलियो का 18-20 स्टॉक्स के साथ, या अब धीरे धीरे बढ़ा है? धीरे धीरे
शुरू में तो कम रखता था क्योंकि वो उतना समझ पाना इजी नहीं होता था, इजी नहीं होता है बेसिकली, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का होता है। शुरू में 5-7 ही रखता था मैं, 5-7 को समझ पाना आसान होता है। तुझे वीसीपी बताया, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं 18-20 ये उसको पार करके आए हैं। हाँ, उसको पार करके ही है। अच्छा, और इनका होल्डिंग पीरियड कितना होता है? ऐसा नहीं कोई टाइम फ्रेम है, जैसे 1:3 निकला ऐसे 50% बुक करना है, बुक करता हूँ मैं, और उसके बाद जो है मैं उसको होल्ड करता हूँ आगे विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फिर वो जैसे जैसे चलते जाते हैं उसके बाद मैनेज होता है। कैलकुलेशन तो कर लिया कि 1:3 में लाऊंगा। मान लो कि कोई स्टॉक अटक ही गया, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, और हो गए 2 महीने, अब क्या? रखे रहेंगे, अगर वो कभी ना कभी तो जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे, या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उससे बेटर, और मेरे पास पैसे नहीं है तो उसको हटा देंगे। आपका कैपिटल अटका हुआ है ना? कैपिटल अटका हुआ है तो जो 2 महीने हो गए वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसको हटा देंगे। वैसे 2 महीने मेरे ज़्यादातर स्टॉक्स या तो 2 महीने में स्टॉप लॉस दे देते हैं, या तो वो टेक प्रॉफिट देते हैं, कम से कम फर्स्ट टारगेट जो 50% वाला है, क्योंकि उस टाइम पे लेता हूँ मैं, जो कि मेरा होल्डिंग पीरियड ही जो फर्स्ट टारगेट वाला है वो 2 से 3 महीने से ऊपर नहीं होता है, क्योंकि एक तो स्मॉल कैप स्टॉक रहता है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप तो वो उतना लार्ज कैप की तरफ बैठे नहीं रहते हैं, वो या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे। उसका नेचर ही ऐसा, फितरत ही ऐसी है, वो इतनी देर टिक ही नहीं पाएगा। टिक ही नहीं पाएगा उतना देर, वो कि वो 10% नीचे, 8% नीचे भी ना जाए और 25-30% बने कहीं ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 2 महीने 3 महीने के बाद तो कर ही नहीं सकता वैसा, तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाता है। अभी ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है कि चलो मान लो कि 15-20 स्टॉक्स को होल्ड करके रखा हुआ है 1-1.5-2 महीने के लिए, और आज की तारीख चलो हम बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है अभी समझ में आया है, रिस्क रिवॉर्ड सॉर्टेड है, बट फिर भी 1:3 पे बैठे भी हैं अगर, ये वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जो है ये शुरू से ही लगा के रखा हुआ है और उसके कारण रिस्क रिवॉर्ड सेटल्ड है, या ऐसी गलतियां भी की हैं कि 10 स्टॉक रख लिए पोर्टफोलियो में और 7 बैठे हैं लॉस लेके और 2-3 बैठे हैं प्रॉफिट लेके और समझ नहीं आ रहा क्या है? ऐसे फेज से गुजरे हो? नहीं, मेरा शुरू से ही रहा है कि 8-10% से 8-9% से अधिक नहीं लेना है, तो जैसे ही 8-10% दिखता है, डबल डिजिट लॉस परसेंटेज वाइज दिखा तो मैं हट जाता हूँ वहाँ से, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी फिर वो नीचे, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी कि क्यों लेना है वो ट्रेड को ख़त्म हो गया, वो ट्रेड ही ख़त्म हो गया। अगर वो फिर से वो ऊपर जाता है, फिर से वो बेसिकली फॉर्म करता है, देन आई मे री इंटर अगेन, बट नॉट एट दैट टाइम। मैं लेके बैठा नहीं रहूँगा उसको, वो नीचे जा रहा है तो, अगर वो नीचे जा रहा है तो मैं हट जाऊँगा, मैं वही कैपिटल मैं दूसरे पे लगा दूँगा, क्योंकि वो दूसरा वाला जो है अगर वो 30% दे दिया तो ये तो 10% ही लॉस दिया, वो 8% ही लॉस दिया, वो 25-30% दे देगा फिर। तो वो तो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि 10 में से 7 ने हिट कर दिया स्टॉप लॉस विद इन 1-3 और 3 ने दिया प्रॉफिट, तो वो भी है ना कि चाहे वीसीपी लगाया था बट इट डिडंट वर्क, ऐसा कभी हुआ है? हुआ होगा ना, मार्केट है। हुआ है, बट अगर लगातार 4 से 5 मेरे स्टॉप लॉसेस हिट कर रहे हैं तो मैं पोजीशन साइजिंग घटाता हूँ, क्योंकि वो तभी केस में होगा जब ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट जो है बहुत डाउन होगा। जैसे 2022 का मार्केट था, उसमें ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट लगातार निफ्टी एंड स्मॉल कैप इंडेक्सेस जो हैं वो नीचे की ओर जा रहा था, तो ये भी है कि मैं उस टाइम पे ट्रेड कम करता हूँ, बी डिफेंसिव व्हेन द बाउंसर्स आर कमिंग। और जैसे बुल मार्केट आया, आई विल बी एग्रेसिव इन सिंक्रोनाइज विद द ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट तो काफ़ी हद तक उसको वो करता है, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स के नेचर को वो इन्फ्लुएंस करता है। कोविड के समय में कोई भी स्टॉक कोई भी लेता, कुछ भी करता, अप्रैल के बाद वो ऊपर जाता, बट फरवरी में कोई भी स्टॉक कोई भी लेता वो नीचे जाता, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा कुछ भी कर ले। तो अगर 4 से 5 लगातार हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है तो हॉस्टाइल ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस है एंड आई नीड टू गो अवे, मतलब पोजीशन साइजिंग अपनी कम करके डिफेंसिव होना है। तो वैसा भी है कि ऐसा कोई टाइम आता है तो पोजीशन साइज कम कर दिया या कुछ दिनों के लिए होल्ड कर दिया कि अभी रुकते हैं ट्रेडिंग से? बातें थोड़ी सही, पोजीशन साइजिंग कम कर दिए, पोजीशन साइजिंग कम करके अगर उसके बावजूद भी स्टॉप लॉसेस हिट हो रहा है तो मतलब भले हट गए, जीरो हो गया स्टॉक, बट माइंड में आया भी। हाँ ऑफ कोर्स, नहीं उतने ही टाइम, ट्रेडिंग नहीं रोकने को कह रहा मैं, उतने टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए, मतलब अगर हमको सेटअप नहीं मिला तो आई एम फ्री टू बी आउट ऑफ मार्केट फॉर 2 वीक्स 3 वीक्स, नो प्रॉब्लम।
ओवरऑल तो हमको एनुअली देखना है ना, एनुअली कितना आ रहा है। ओवरऑल तो मेरे को एनुअली देखना है। ऐसा थोड़ा है कि डेली बिजनेस में डेली कोई नहीं कमाता है। स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस, इसमें डेली पैसा नहीं आता है, इसमें एनुअली आता है। सैलरी मंथली आती है, वर्कर की वेजेस डेली आते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट एनुअली आता है या क्वार्टरली आता है। यार रिस्क रिवॉर्ड को लेके थोड़ा सॉर्टेड लग रहे हो। अपन बात कर रहे थे कि ये आपकी एक हिस्ट्री है लॉस को देखने की, आपकी नहीं मतलब आपकी फैमिली में, तो उनसे आपने बहुत सीखा है, वो थोड़ा बताइए। वो 2007-8 के ज़माने में मेरे फादर को थोड़ा लॉस हो गया था। वहाँ से रिस्क रिवॉर्ड जो है मेरे को पता चला कि मार्केट ऐसा है कि देता है तो छप्पड़ पार देता है, लेता है तो सब कुछ ले जाता है, काफ़ी कुछ ले जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के चक्कर में मैं शुरू से ही सॉर्टेड रहा हूँ। आना ज़्यादा चाहिए, जाना कम चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कुछ ना जाएगा। हर ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता है। ये स्टॉक मार्केट कोई बिजनेस का रूल है, एवरीथिंग सब बिजनेस में लॉसेस होंगे ही होंगे, बट ओवरऑल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। व्हाट कम्स इन ओवरऑल एंड फोकस्ड ऑन दैट। घर का माहौल में तो ट्रेडिंग है ही, मामा जी भी स्टॉक मार्केट में हैं, पापा भी रहे हैं, तो अभी जब सॉर्टेड होते हो और बात वैसी करते हो थोड़ी मैच्योर स्टॉक मार्केट ट्रेडर जैसी, तो घर पे भी रिस्पेक्ट मिलती है अलग से। हाँ, अच्छा लगता है। तो आप एक अभी बिजनेस भी कर रहे हो और साथ में अभी ट्रेडिंग भी कर रहे हो, और आप बिजनेस का कैपिटल अब इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हो। अभी बेसिकली जो इधर से प्रॉफिट आ रहा है स्टॉक मार्केट का, वही स्टॉक पे जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? वापस उसको री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो री अभी कितने कैपिटल या कितने परसेंटेज कैपिटल इंक्रीज कर चुके हो? 3 लाख के आसपास का कैपिटल से मैं कर रहा हूँ फिलहाल में। ओके। और मंथली प्रॉफिट क्या है, कि मंथली नहीं सोचते, एनुअली सोचते हो? सोचते हुए ईयरली 25-30%। तो यू फील कि ये एक रियलिस्टिक अमाउंट है या और ज़्यादा चाहिए या ज़्यादा आ रहा है? कि 50-60% आ सकता है, बट या फॉर ए न्यूबी 20-25% इज गुड। 20% भी अगर आ रहा है तो अच्छा है, बट आई एम गेटिंग 25-30% एज ऑफ नाउ, बट आई एम एमिंग फॉर 50-60%। क्या अलग करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए स्टॉक्स जो है और अच्छे पिकअप करना पड़ेंगे, थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे और ध्यान देना होगा, और प्रॉफिट जो शेयर है उनको लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। आई हैव टू एम फॉर 300, 400, 500, 600% काइंड ऑफ रिटर्न्स, मतलब हाफ पार्ट बच जाता है। उसके लिए मेरे को प्रॉफिट अगर ज़्यादा आ जाता है। स्टॉक्स में ये परसेंटेज काफ़ी अनरियलिस्टिक नहीं है? ये ऐसा नहीं है कि अनरियलिस्टिक है, हार्ड है, ईजी नहीं है, बट अनरियलिस्टिक नहीं। इन स्पैन ऑफ व्हाट टाइम, कितने समय की बात कर रहे हो आप? मान लो 300% भी बोल रहे हो, 3x बोल रहे हो, स्मॉल कैप में बोल रहे हो, चलो ये भी मान लेते हैं। कितने समय में? इसका कोई समय होगा नहीं, वैसे कोई आंसर होना नहीं चाहिए इसका कोई। इट डिपेंड्स नहीं, इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक टू स्टॉक। मतलब ट्रेलिंग से हो जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टॉक मैंने देखा कि जो मैंने बेच दिया वो साल 6 महीने में 6 गुना होगा, 6 महीने में अभी। अरे बट वो बहुत रेयर होगा, या वो कोविड के टाइम का होगा जब मार्केट बहुत बैठ चुकी थी 2023 मई से अभी तक। और कुछ स्टॉक्स 100%, 150% तो बहुत सारे हैं। पर कई स्टॉक्स होते होंगे ना कि जो डाउन भी जा रहे हैं उतने, उस हिसाब से। डाउन तो मेरे को 10% में निकल जाना है, 10% पे उनका तो काम ही खत्म मेरे उससे। उनका क्या मतलब है मेरे को, वो डाउन जाए जाते जाए। बड़ी स्ट्रेटेजिक लालच है ये, बड़ा स्ट्रेटेजिक लालच है। बड़ा समझदारी और लालच है, ऐसे पागलपन और लालच नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। लालच इज़ नॉट अ बैड वर्ड यार, एज लॉन्ग एज किसी के नुकसान के साथ नहीं कर रहे हम, तो इज नथिंग रॉन्ग अबाउट लालच एंड ग्रीड। आई डोंट बिलीव दैट। ओके तो ये जो एक पैटर्न लेके चल रहे हो वीसीपी वाला, उसके बियॉन्ड नहीं देखा कभी मार्केट? जरूर एक रिपोर्ट आया था, इसमें नितिन कामत जी ने बोला था कि 99 ओनली 1% ऑफ द ट्रेडर्स आर गेटिंग मोर देन एफडी रिटर्न्स इन 2022। जनवरी 2022 में उनका एक रिपोर्ट है। व्हेन आई एम गेटिंग 25-30% रिटर्न्स विच इज वे मोर देन एफडी रिटर्न्स, व्हाई शुड आई लुक फॉरवर्ड फॉर अदर थिंग्स। मैं तो पहले ही हाथ जला चुका हूँ इंट्राडे में, ऑप्शंस पे, फ्यूचर्स में। थोड़ा बताओ यार, ऑप्शंस का बताओ क्या, थोड़ा डिटेल में। जो एक साल नहीं, कितना कुछ महीने किया था, 3-4 महीने, इंट्राडे में 1 साल किया था, ये दोनों एपिसोड बताओ। उसमें मैं क्या करता था कि मैं सुबह 9:15 पे खुलती थी, 9:16 पे वोलेटिलिटी शुरू के 5-10 मिनट बहुत होती थी, तो उसमें बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, वो उस हिसाब से जैसे किसी दिन ऊपर चढ़ना है, गैप अप हो रहा है,
उसी में ले लेता था और 1000-2000 कभी मिल जाता था। 3-4 मिनट में हो गया काम हो गया। तो 2-3 दिन ऐसा मिला, किसी दिन 800, किसी दिन 1000, किसी दिन 1500, ऐसे 2000 किसी दिन। एक दिन जो है मार्केट खुला, गैप डाउन खुला, मैंने कहा कि ये और नीचे जाएगा, और मैंने ले लिया पुट को, और वो तुरंत ऊपर चढ़ा गया। वो विदिन 5 मिनट्स मेरे 7-8 हज़ार रुपये चले गए विदिन 5। 9:15 पे लिया और 9:20-22 तक वो 8,000 रुपये माइनस होने लगा। अब मेरा दिमाग तो काम करना बंद कर दिया, अरे यार ये क्या हो गया। फिर मैंने वेट किया, वेट करने पे वो और बढ़ गया, 10,000 के आसपास हो गया। अब क्योंकि जल्दी भागो नहीं तो ये पूरा ख़त्म करके ले जाएगा, तो मैंने जल्दी भागा। उसके बाद से हाथ जोड़ लिया। 1-2 दिन उसके बाद और किया मैंने कि कहीं रिकवर हो जाए। तो रिकवर होने का नाम क्या, वही 200-400 आता था, 800 1000 कभी आया, अब फिर जाए तो फिर उस तरफ 1500-2000। उन्होंने कहा यार इससे मामला बनेगा नहीं। फिर 2-3 महीने हमने देखा, फिर अलग स्ट्रेटजी, एक ही स्ट्रेटजी। अब मैंने सोचा कि सब सुबह वाला छोड़ता है, फिर वो दिन भर वाला करता है, दूसरे स्ट्रेटजी को ट्राई करता गया, लेकिन किसी में मामला मेरा बैठा नहीं। ऐसे ही लॉसेस ज़्यादा होते थे, प्रॉफिट आती नहीं थी। हमने कहा कि ये तो बेकार चीज़ है, इसको बताओ, मेरे बस का नहीं है ये, मतलब नॉट फॉर माई माइंडसेट। लोग कमाते होंगे तो ट्विटर पे लोग दिखाते हैं, यूट्यूब पे दिखाते हैं, कमाते होंगे, करते होंगे, जो करना है करें, मेरे बस का नहीं है, हटाओ इसको। तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसी तरह फ्यूचर्स में हुआ। फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लेना शुरू किया। तो अब अगर ऑप्शन में तो थीटा होता है, ये होता है, वो होता है, तो टाइम वैल्यू का डिके होता है। फ्यूचर्स में करते हैं, इसमें तो ये सब कुछ नहीं होता है। तो इंडिकेटर्स के ऊपर करना शुरू कर दिया। सुपर ट्रेंड के नीचे जाएगा तो ये, सुपर ट्रेंड के ऊपर जाएगा तो वो, ऊपर जाएगा तो कॉल बाई कर लेंगे, नीचे जाएगा तो पुट बाई कर लेंगे, जैसे यूट्यूब में लोग वीडियो में दिखाते रहते हैं मिसरली। तो शुरू किया तो वो कभी आएगा, कभी जाएगा। ब्रोकरेज ही तो बहुत सारे लग जाएंगे, 300-300 रुपये तो ब्रोकरेज एक लॉट का है फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी के आप फ्यूचर्स करेंगे, उस समय 25 की लॉट होती रही, आज तो शायद 15 की है। हाँ, तो लगभग 280-290 एक लॉट में लग जाता। 2 लॉट किया तो आपका जो है मोटा मोटी 500 रुपया लग जाता था। जितना कमाते नहीं थे उतना ब्रोकरेज से चल जाता था, उसके ऊपर से लॉस भी हो जाता था। तो वो साइलेंट किलर की तरह धीरे धीरे करके मेरा पैसा खा रहा था। मैंने देखा कि ये भी मामला सेट नहीं हो रहा है, पैसा लॉस नहीं करनी मेरे को। तो फिर ये दोनों मिला के अगर 40,000 रुपये के आसपास वो चले गए, 40-50,000 के आसपास चले गए, तो हम कहे बंद करूँ ये सब, ये सब मामला ठीक नहीं है। फिर मैं टिशिंग पे आया। जो मेहनत इक्विटी में की है, स्विंग की, किताबें पढ़ी या ये वीसीपी स्ट्रेटजी लगाई, अगर इतनी मेहनत, इतना समय उन 2 फॉर्मेट्स में किसी को दिया होता तो यू थिंक के उसमें थोड़े चांसेस अलग थे? बट मेरे को वेरीफाइड आदमी भी तो मिले कि जिसने उससे कमाया है, वैसा सोर्स है तो मिले, वैसा सोर्स और वैसा नॉलेज मिले तो वो कहीं मिल नहीं रहा था मेरे को। तो दैट्स व्हाई लेफ्ट। अगर वो मिलता है, आज भी मिलता है, रेडी टू वर्क हार्ड। ऑप्शंस बाइंग की प्रॉफिट कैसे कमाएं ऐसी कोई किताब अभी नहीं है, करेक्ट यार। इंडिया में ही देखो, ऑप्शंस बाइंग इंडिया में बहुत मेजर वॉल्यूम पे होता है। यूएस मार्केट्स या शंघाई या हांगकांग मार्केट्स में, यूके मार्केट्स में इतनी वॉल्यूम में ऑप्शंस बाइंग सेलिंग पे पैसा या टर्नओवर नहीं होता है। तो अगर किताब आएगी भी तो वो इंडियन ऑथर से ही आनी पड़ेगी। आए तो उसका इंतज़ार काफ़ी लोग कर रहे हैं 45 लाख लोग तो पक्का कर रहे हैं जो करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। थोड़ा पेशेंस आ जाए ना, ये जल्दी वाला या गारंटी वाला या पक्के रिटर्न्स वाला, ये माइंडसेट से बंदा जब बाहर आएगा तो देयर इज़ ए चांस कि 1-2 साल 3 साल में कोई लगातार प्रॉफिटेबल ऑप्शंस बायर कोई किताब लिखे ऐसी। एक अभी पॉडकास्ट मैंने कल एक पॉडकास्ट किया था, वो भी स्विंग ट्रेडर थे। जैसे यू टोल ना कि इन योर पोर्टफोलियो 18-20 रहते हैं, उनके 4 रहते हैं। बट मैंने एक सवाल पूछा था कि एक फुल टाइम ट्रेडर को, आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, ही वॉज ए फुल टाइम स्विंग ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, चाहे वो काम कुछ और भी करते हों, बट लेट्स से कि वो ट्रेडिंग फुल प्रोफेशनली करते हैं साइड बाय साइड, चाहे कितना समय लगता है? व्हाट इज़ योर आंसर ऑन दैट? कम से कम 3 से 4 साल। अगर कोई गाइडेंस कायदे का मिल जाए तो साल भर में हो जाएगा। बट अगर कोई गाइडेंस कायदे का नहीं है, मतलब एकदम न्यू है, आपको गाइडेंस भी पता करना है कहाँ से क्या सीखना है, क्योंकि दे आर ह्यूज रिसोर्स की कमी नहीं है। और 95% आर
नॉट अप टू द मार्क, वो किसी काम के नहीं है। तो निकालना कि जेन्युइन कौन है और अनजेन्युइन कौन है, वो 5% वाले कौन है जो कि काम करें, वो उसकी लाइन। दूसरे, अगर आप 95% वाले किसी सोर्स में फंस गए तो उसके बाद एक सेटअप को देने के लिए आपको तो 4-6 महीना तो लगेगा ना भाई, कि वो काम कर रहा है कि नहीं, मेरे माइंडसेट के हिसाब से है कि नहीं। वो तो 95% में से पा गया तो काम ही नहीं करेगा। तब 6 महीना देंगे, ऐसे साल भर देंगे, कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर वो 5% वाला जो जेन्युइन है, जो क्वालिटी है, उनमें से पा गया तो भी आपको 6 महीना 8 महीना साल भर तो टाइम लगेगा ना। तो डेट्स वाई अगर आप जेन्युइन पा गए तो साल भर में हो जाएगा। बट अगर आप अनजेन्युइन पा गए तो आप इधर से उधर घूमते रहेंगे। अब घूमते रहेंगे तो जब आप जेन्युइन पाएंगे उसके बाद साल भर लगेगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप 5 साल में भी अगर जेन्युइन नहीं पा रहे हैं तो कहने का, अगर आप मतलब कहने का सोर्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो 10 साल भी लग सकता है आपकी। अब कोई इस सेटअप से गया तो वो सेटअप नहीं काम किया, अगले सेटअप पे गया, फिर अगले सेटअप पे गया। कोई भी सेटअप को काम करने के लिए आपको चेक करने के लिए बैक टेस्टिंग से होता नहीं है सब, केवल बैक टेस्टिंग से होता नहीं है। फ्रंट टेस्टिंग करनी जरूरी है। फ्रंट टेस्टिंग में टाइम लगता है, 5 महीने 6 महीने एक सेटअप को देना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो टाइम लग जाता है। तो अगर जेन्युइन है तो 1 साल में हो जाएगा। बट अगर अनजेन्युइन सोर्स के ऊपर आप आ गए तो इधर उधर पटकते 4 साल तो लग ही जाते हैं। फेयर बहुत रियलिस्टिक टाइमलाइन है ये। और लोगों को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 89% लोगों को, कि 3 साल 4 साल की तो डिग्री होती ही है जैसे हमारी किसी भी पढ़ाई में हम करते हैं। उसके बाद जॉब जब करते हैं तो भी टाइम लगता है उसमें भी अच्छा होने में। 3 साल में तो आप अच्छे हो सकते हैं इसमें। अच्छा, आज की तारीख में अंशुल क्या गलतियां करते हो ट्रेडिंग में? अनलेस के भगवान डिक्लेयर कर दिया खुद को। मेन गलती जो होती है कि मैं प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रोक नहीं पाता हूँ। जो दैट माई मोटो की जो 200%, 300%, 500% का रिटर्न जो तो एटलीस्ट जो हाफ पोजीशन है उसमें निकालना है, वो मेरी एक बहुत बड़ी गलती है। कि मैं मैक्सिमम जैसे 30% पे वो निकला तो बाकी वाला जो है 70-80% पे निकल जाता हूँ जो लास्ट आ गया। तो दैट वेयर आई हैव टू इम्प्रूव, तो मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट्स सो दैट आई कैन अचीव 50-60% रिटर्न्स एनुअली। एक स्टॉक में हाईएस्ट ट्रेल करके भी कितना निकाला है प्रॉफिट आज तक परसेंटेज में? परसेंटेज आई गॉट अराउंड 70-75%। कितने टाइमलाइन में? टाइमलाइन वाज only 3 months। ओनली 3 months। सी बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये भी चीज़ें सबको बतानी ज़रूरी है कि बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अभी 2 सवाल हैं। पहला ये है कि जब मार्केट साइडवेज होती है उस केस में हाउ डू यू योर ट्रेडिंग बिहेवियर किस तरह से बदलता है वो? पहले तो इसका आंसर दो। अगर ब्रॉडर मार्केट साइडवेज भी है तो भी स्टॉक स्पेसिफिक चलता है। ब्रॉडर मार्केट अप ट्रेंड है तो भी स्टॉक स्पेसिफिक चलेंगे, साइडवेज है तो भी कुछ चलेंगे। नॉट उतने ज़्यादा स्टॉक्स नहीं चलेंगे जितने अपसाइड में चले। आप जब ब्रॉडर मार्केट अपवेज है तब चलेंगे, लेकिन कुछ चलेंगे। वेल ब्रॉडर मार्केट इज डीपली इन करेक्शन तब स्टॉक स्पेसिफिक नहीं चलता है। दैट्स द टाइम जब मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ और कभी कभी कुछ दिनों के लिए बाहर भी हो जाता हूँ मार्केट से, जैसे 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते भी, 1 महीने भी। लेकिन जब ब्रॉडर मार्केट साइडवेज है, आप निफ्टी साइडवेज चलता रहेगा, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक वो चलता है, तो आई डू फोकस ऑन दैम एंड ट्राई टू गेट देयर। कभी रिवेंज ट्रेडिंग किया है, बदला लिया है कभी? हाँ किया था ना ऑप्शंस में। ऑप्शंस में किया था मैं। वैसे भी ऐसा थोड़ा है कि 5 मिनट में 10 मिनट में, ऑप्शंस में तो 10 मिनट में काम हो जाना है, 10 मिनट आधे घंटे में हो जाना है। और इक्विटी में तो फिर भी जो है कम से कम आपको 2 महीना 1 महीना लगना है। तो रिवेंज भी करेंगे तो 2 महीना लगेगा, तब तो उतने देर में तो माइंड जो है सेटल हो जाता है। ऑप्शन में तो 10 मिनट में काम हो गया तो फिर रिवेंज तुरंत आता है कि भाई करना है जल्दी। 10 मिनट में तो माइंड सेटल नहीं हो पाता ना। और ऐसे तो इक्विटी में तो आदमी 2-3 दिन में अगर डिस्टर्बेंस भी हुआ तो थोड़ा सा सोया हुआ और इधर उधर किया तो माइंड कूल ऑफ हो जाता है। तो गेम ऑफ साइकोलॉजी, रिवेंज ट्रेडिंग इज कम्प्लीटली अ गेम ऑफ साइकोलॉजी। कभी इससे फ़ायदा हुआ है? नहीं, इससे कम ही फ़ायदा हुआ और लॉसेस बढ़ते गए। तो जब दिमाग में आता है कि मेरा लॉस हो रहा है या दिस इज़ नॉट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ मैं, तो उस केस में अपने आप को रिवेंज ट्रेडिंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या मेजर्स हों? लैपटॉप मोबाइल बंद करके और सो जाना चाहिए और डू सम अदर वर्क एंड गो टू द टर्मिनल। उसके बाद करना चाहिए कि सीखने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 बार वापस आना चाहिए, सीखने की कोशिश करना चाहिए, उस लॉस को भूल जाना चाहिए।
अब उसको नया सीरियस से लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस लॉस को मेरे को लेना है, उस लॉस को मेरे को प्रॉफिट में करना है। अब आपका कैपिटल एक ये एक्स्ट्रा 1 लाख था, अब आपका 80,000 हो गया। बस मान लो कि 80,000 है, अब 80,000 से ही स्टार्ट करना है। अब सीखो उसके बाद क्या से करो। ये नहीं कि वो 20,000 लेना है, पता चलेगा कि 80,000 का वो 40,000 हो गया और बाकी 4,500 निकल गया। तो शांत होना चाहिए, माइंड को कूल रखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। माइंड कूल करने के लिए टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। टाइम से बढ़िया हीलर कोई नहीं होता। तो 1-2 दिन बाद आप आओगे, माइंड कूल हो जाएगा, उसके बाद जो है आप नए सिरे से काम कर सकते हो। आजकल करते हो ऐसे, कभी ज़रूरत पड़ी है आजकल? उसमें तो ऐसे भी इक्विटी में जो है 2 दिन के बाद ही एक और उसको नए सेटअप मिलना नहीं है। अगर लॉस हुआ भी तो अब 18 है तो सारे में तो लॉस होंगे नहीं, तो उतनी जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर्स में तो बहुत जरूरत पड़ती नहीं है सर। ओके, मेरा आखिरी सवाल है, अब वीसीपी के साथ फंडामेंटल भी चेक कर रहे हो, पर अगर किसी को सिंपल भाषा में समझाना हो कि मेरा ये 18 स्टॉक पिक करने का तरीका ये है, वीसीपी का इस्तेमाल करते हुए भी और फंडामेंटल में क्या 4 चीज़ें देखते हुए पता लग जाता है कि मेरा पोर्टफोलियो ऐसे होता है। आज कैप स्टॉक्स नहीं लेता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप, ठीक है। प्रेफरेबली 10,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाला, कभी कभी 40-50,000 भी हो जाते हैं 1-2 स्टॉक, लेकिन प्रेफरेबली 10,000 करोड़ से कम के मार्केट कैप। ओके, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए फंडामेंटल्स का, ठीक है। सेल्स ग्रोथ होनी चाहिए। उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग्स क्या देखी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10% प्रोमोटर होल्ड किया है, वैसा नहीं चलेगा। उसके बाद कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, स्पेशली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद अगर कोई कंपनी को ऑर्डर्स हाल में मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है, ऑर्डर बुक कहते का वो सही है, वो दैट इज़ मतलब सोने पर सुहागा। उसके बाद वो ऑर्डर्स बुक हो गया, कैपेसिटी एक्सपेंशन होना चाहिए, अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा तो ज़्यादा सेल्स कर पाएगी वो। ओके, दैट इज़ अ फ्यूचर, मार्केट सी फ्यूचर, ठीक है। और ROE जो है 70-80% से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, गुजरने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, हाँ 20% से ऊपर, हाँ रिटर्न कैपिटल में रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, ये तो काफ़ी है यार, 10-12 पॉइंट हो गए ये तो फंडामेंटल्स में। तो 5,000 से ऊपर स्टॉक्स हैं अपने यहाँ, मेरे को 18 रखना है। सारे उठा लेंगे तो कचरा हो जाएगा मेरे को। स्वयंवर रचते हो स्टॉक्स का, स्वयंवर रचते हो स्टॉक्स का बड़ा हाई टोल टैक्सेस लगाते हो। नहीं बट ठीक है। और टेक्निकल्स में जब जाते हैं, मान लो कि ऐसे 40 स्टॉक मिल गए, अब टेक्निकल्स में लेके जाओगे, या पहले टेक्निकल लगाते हो फिर फंडामेंटल, या पहले फंडामेंटल लगाते हो फिर टेक्निकल? पहले टेक्निकल्स फिर फंडामेंटल। टेक्निकल्स में क्या है, मतलब ये पैटर्न खुद बता देता है या इसमें भी कुछ साइंस लगानी पड़ती है अपनी? नहीं, उसको सीखना पड़ता है। तो वीसीपी काम कैसे करता है, स्टेज 2 पे देख लिया, स्टेज 2 में अगर है उसके बाद जो है वीसीपी, उसके बाद जो है आप फंडामेंटल चेक कर लें। और जिस हिसाब से टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस हिट होता गया, उस हिसाब से निकालते रहे, कैपिटल फ्री हुआ, नया स्टॉक ढूंढा, दूसरा पकड़ा। ब्रॉडर मार्केट देख लिया, ब्रॉडर मार्केट बहुत डाउन नहीं जाना चाहिए, बस साइडवेज है चलेगा, अप ट्रेंड है बहुत बढ़िया है, उसमें क्या दिक्कत है। साइडवेज है तो भी चलेगा, बस डाउन साइड बहुत ओवर डाउन साइड नहीं है, ओवर डाउन साइड है, अपने स्टॉप लॉस हिट होने ज़्यादा स्टार्ट करेंगे। पोर्टफोलियो साइज कम करो, और भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उधर दिख रहा है कि ब्रॉडर मार्केट नीचे जा रहा है, पूरा हट जाने का है। इसमें ऐसा होता है कि यार किन्हीं कुछ स्टॉक्स पे नज़र रहती है कि यार ये बस आने वाले हैं मेरे क्षेत्र में, मेरे एरिया में, जैसे ही आ जाएंगे उस प्राइस पॉइंट पे मैं ले लूँगा, ऐसा होता है कुछ? हाँ, वो टेक्निकल्स में वही होता है ना कि उस प्राइस के ऊपर ही लेना है, वहीं पे डिमांड ज़्यादा आने वाली है। फंडामेंटल सही है, सब सही है, तो टेक्निकल्स सपोर्ट करना चाहिए। टेक्निकल से इंटरेस्ट देकर और फंडामेंटल से रह के लेना है कि नहीं लेना है उसको। अगर टेक्निकल्स अच्छा है बट फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है तो नहीं लेना है। कभी इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं कि टेक्निकल बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब कि बनना ही बनना है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी उतनी नहीं है, कभी लिया है उसमें चांस, रिस्क लिया है? नहीं, क्या जरूरत है? 5,000 स्टॉक्स हैं, क्यों कचड़े में फंस जाए? जब दोनों बढ़िया होंगे तभी अदानी में लगाया था पैसा? नहीं, अदानी में नहीं लगाया था इसीलिए नहीं लगाया। वो अदानी चढ़ा 40% चढ़ा 2 दिन में, अभी पिछले मार्केट कैप ज़्यादा है, वेरिएशन ज़्यादा है, और टेक्निकल भी कहते का नहीं था अभी। ठीक है, चढ़ा, ठीक है, मेरे लिए नहीं है। ओके, बड़ा यार इंटरेस्टिंग लुकआउट है टुवर्ड्स टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। और साइकोलॉजी लेवल पे
शुरू में तो चलो 1-1.5 साल 2 साल जो किया वो सारे ही करते हैं, पर 1-1.5 साल से पिछले आई सी दैट यू आर वेरी सॉर्टेड इन योर माइंडसेट कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है मेरा, कम स्टॉक्स क्या रहेंगे, कैसे मैं फ़िल्टर करूँगा, और हिलते नहीं हो। मतलब थोड़ा बहुत मैंने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जानबूझ के, कि देखूँ मैं टटोल के चेक करके देखूँ कि कहीं लालच या कहीं डर आता है। तो इट्स गुड कि यू आर सॉर्टेड फ्रॉम दैट एंगल। नहीं ठीक है अंशुल, थैंक यू सो मच यार अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।